नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। बिहार में इलेक्शन हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। अब जो एनडीए ने जीत हासिल की है वो इतनी चौंकाने वाली नहीं है जितना चौंकाने वाला उसका परिणाम रहा है रिजल्ट का। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 243 में से यानी कि 243 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतना, ये एनडीए के किसी जो भी एग्जिट पोल हुए हैं उसमें किसी ने भी एनडीए को इस प्रकार का बहुमत नहीं दिया था। अब चलिए, आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल तो एक तरीके का खाका होते हैं, एक नमूना होते हैं, वो गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा अंतर कभी ही देखने को मिलता है। अगर हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीती थी तो उसको किसी ने भी उम्मीद नहीं जताई थी कि वो इतने बड़े बहुमत से विजय रहेगी। चाणक्य जो उनका एग्जिट पोल था वो लगभग उनको उनके आंकड़ों को छू गया था, इसलिए उनके एग्जिट पोल को सही माना गया था। बाकी के एग्जिट पोल को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वो बिल्कुल जितने आम आदमी पार्टी ने सीटें जीती थी वो उसके आसपास भी नहीं थी। तो हम एक अपवाद कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब जो हुआ है, एनडीए को जो इतनी सीटें मिली हैं उसको लेकर भी काफी सारे सवाल हैं और बेसिक सवाल है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर कि ऐसा क्या हुआ कि एक बार के लिए हम ये तो मान सकते हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट बननी तय थी, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय था, बीजेपी का ना सत्ता में तय था, लेकिन इतने बड़े अंतर से और महागठबंधन को जो एक बैक स्टेप मिला है वो सिर्फ महागठबंधन को नहीं मिला है, इसका असर विपक्षी पार्टियों पर पड़ना ही पड़ना है और सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसके हम धीरे धीरे इस पे आएंगे, लेकिन पहले मैं बात करता हूं कि दरअसल बिहार पॉलिटिक्स की शुरुआत कौन करता है और उसको बदले में क्या मिलता है। और मैं इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि बिहार पॉलिटिक्स में अगर बिहार के मुद्दों को, बिहारियों के मुद्दों को अगर किसी ने उठाया है तो वो थे प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक। प्रशांत किशोर ने बिहार के जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाया, काफी पहले से उठा लिया था, जब ना तो बीजेपी एक्टिव थी इलेक्शंस को लेकर और ना ही कोई और, ना ही तो कांग्रेस एक्टिव थी, ना ही आरजेडी इतनी एक्टिव थी। लेकिन प्रशांत किशोर घर घर जाकर, फेस टू फेस मिलकर लोगों को बता रहे थे कि ये असली मुद्दे हैं बिहार के और यदि उनकी सरकार आती है, यदि वो जीतते हैं चुनाव, तो वो इन मुद्दों पे काम करेंगे। इसके बाद अब शुरुआत होती है असली मुद्दों को लेकर, इसके बाद शुरुआत होती है असली चुनाव प्रचार को लेकर। अब देखिए, बीजेपी आती है, महागठबंधन में से आरजेडी और कांग्रेस आते हैं, आरजेडी कांग्रेस बिहार के मुद्दों को उठाते हैं। बीजेपी उन मुद्दों पे इतना जोर नहीं डालती जितना वो ये डालती है कि किस प्रकार से वोट बैंक आए। मुद्दों पे उन्होंने ऐसा नहीं है बात नहीं करी, उनको पता है कि पलायन हो रहा है, उनको पता है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनको पता है कि बिहार में कंपनियों और फैक्ट्रियों का आना जरूरी है ताकि यहाँ से पलायन रोक सके, बेरोजगारी को खत्म किया जा सके और एजुकेशन को और मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो बीजेपी को मौका मिला था, नीतीश कुमार को मौका मिला था और यही चीज वो अपनी सरकार बनने के बावजूद अगर जनता के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि पलायन नहीं रुका है और बाहर से घुसपैठी आ रखे हैं, तो इन चीजों पर सरकार को पुशबैक होना चाहिए था जनता की तरफ से, वो नहीं देखने को मिला। उल्टा ऐसा लगा है कि सारे मूल मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए हैं, जो उनके हिसाब से उन्होंने मूल मुद्दे उठाए हैं, उस पर जनता ने भरोसा करके वोट उनको दे दिया है। मैं यहाँ वोट प्रतिशत की बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि आरजेडी को 23% वोट मिले हैं और जेडीयू को 20%, कांग्रेस को 8 दशमलव कुछ प्रतिशत, लगभग 9% के आसपास वोट मिले। मैं उनके यहाँ बिल्कुल बात नहीं करने वाला, ये इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर ये करता है कि सरकार किसकी आई है। सरकार एनडीए की आई है और महागठबंधन की हार हुई है। देखिए, प्रशांत किशोर जिन्होंने बिहार के मूल मुद्दों को उठाया था, उनको क्या मिला? कुछ नहीं। इवन जिस उनकी सीटों को लेकर जो भी अनुमान लगाए गए थे वो सिरे से खारिज हो गए हैं लगभग। लेकिन उनको जब भी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक परिवर्तन की बात करी है, उन्होंने बिहार में एक नए जागरण की बात करी है, न बिहार में मूल मुद्दों को लेकर बात करी है और जिस प्रकार से उनको फीडबैक मिला है जनता की तरफ से, जिस प्रकार से उनको वोट मिले हैं जनता की तरफ से, वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनको नहीं पता होगा कि वो इतनी बुरी तरीके से इलेक्शन हारेंगे। अब इसका आने वाले टाइम पे क्या असर पड़ता है वो देखेंगे, आने वाले टाइम में उसका आगे पता चल जाएगा कि लोगों के लिए कोई खड़ा होगा या नहीं होगा। क्या अब भी जो चीजें हैं घूम फिर के घुसपैठिया और मूल मुद्दों से हटकर सभी मुद्दों पे आएंगी, हिंदू मुसलमान पे आएंगी और पहचान पे आएगी, जाति पे आएगी, बाहुबलियों पर आएगी, सब पर आएगी, लेकिन लोगों के मुद्दों पर बात होगी या नहीं होगी ये बिहार में आने वाले समय में आपको क्लियर तौर पर, साफ तौर पर पता
चल जाएगा। प्रशांत किशोर की 3 साल की मेहनत थी, जो वो बिहार के मुद्दों को टीवी डिबेट, टीवी न्यूज रूम के अंदर लेके आ सके। नहीं तो होता क्या था कि आपको भी पता है कि 8 साढ़े 8 बजे क्या होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक चुना जाता है, खास तरीके के टॉपिक चुने जाते हैं और उस पर 10-15 लोगों को बोलने दिया जाता है। पूरे मैं टीवी के रूटीन की बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा एक शो में 10-15 लोग बुलाया जाता है, उनको बोलने दिया जाता है और एक तरीके से डाइवर्जन किया जाता है। मूल मुद्दे आपके टीवी से गायब लगभग हो चुके थे। प्रशांत किशोर आए, उन्होंने एटलीस्ट, देखो मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब में आज भी कुछ चीजें बहुत जिंदा हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुकी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उन मुद्दों पर बात होना, उन मुद्दों की बात होना, ये किसका हाथ था इसके पीछे? प्रशांत किशोर। उनकी जो 3 साल की मेहनत थी, ये उस चीज का परिणाम था। खैर, जो उनके साथ हुआ उस पर आप क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि जनता का जो भी निर्णय रहा है वो मानना ही होगा। लेकिन अब बात करता हूं मैं महागठबंधन के प्लानिंग के ऊपर। महागठबंधन की प्लानिंग में कहीं ना कहीं नैरेटिव्स को लेकर कमी देखने को मिली है। मैं नैरेटिव्स की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि देखिए पूरा का पूरा इलेक्शन नैरेटिव्स के ऊपर चला है। जिसने जिसके खिलाफ जैसा नैरेटिव बनाया उसको वैसा ही परिणाम देखने को मिला। बीजेपी पूरी हावी रही है, पूरा मैकेनिज्म। देखिए महागठबंधन में अगर हम पार्टियों के कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी और जितने भी सहयोगी दल हैं उनको अगर देखें तो वो विपक्ष में बहुत कमजोर है और बिहार में उनकी कितनी साख है ये आप अभी रिजल्ट में भी देख लीजिएगा, किसको कितने प्रतिशत वोट मिले, किसने ने कितनी सीटें जीती हैं। मैं सिर्फ महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कितने मजबूत थे, नहीं थे, ये आप अभी परिणामों में देख लेगा। मैं कहूंगा कि कमजोर थे, आप शायद ना माने। आप कोई सी वेबसाइट उठा लीजिएगा जिसमें आपको भरोसा हो, जिस पर आपको भरोसा हो, वहां पढ़ लीजिएगा। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म से ये लोग लड़ रहे थे, महागठबंधन के लोग। पूरा मैकेनिज्म था ऊपर से लेके नीचे तक, और इस मैकेनिज्म में मेन चीज था नैरेटिव। जो लोग फील्ड पे काम कर रहे थे, जमीन पे काम कर रहे थे, वो तो था ही था, वो तो प्लस पॉइंट है ही है बीजेपी का और एनडीए का। लेकिन सबसे बड़ा और इससे भी बड़ा है नैरेटिव। 10,000 रुपए आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिहार में महिलाओं को दिए गए, एक बड़े वर्ग को दिए गए, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। ये सवाल खड़े करता है। इसके पीछे आप कोई भी लॉजिक दे दो कि नहीं एक नियम है जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो सोशल वेलफेयर में ऐसा हो सकता है, कह लो आप। लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से बहुत सारा महिलाओं का वोट सीधे गया बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में, जेडीयू के खाते में गया है, जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। महिलाओं के वोट प्रतिशत को आप इतना कम नहीं आंक सकते हैं। इसके साथ ही मैं हमेशा, आपने देखा होगा और मैंने भी हमेशा अपने वीडियोस में बात करी है, जंगल राज को लेकर हमेशा, और कांग्रेस में करप्शन को लेकर हमेशा इनके ऊपर आरोप लगाए गए। इन आरोपों को इस तरीके से लगाएगा, पूरा का पूरा मैकेनिज्म, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे इसके पीछे पड़ गया कि लोगों को ये ज्यादा दिखाई देने लगा कि इन पार्टियों में बुरी चीज क्या है और ये पार्टियां किस अच्छी चीज पे काम कर रही हैं। यानी कि दूध और पानी के अंतर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। देखने में दूर से सब कुछ सफेद ही सफेद लग रहा था। किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। यहाँ पर महागठबंधन या कांग्रेस, किसी का भी कह लो, आरजेडी का कह लो, इनका जो भी मैकेनिज्म सिस्टम, जो भी इनका था, सोशल मीडिया के आप टीम कह लो, कुछ भी कह लो, ये बहुत वीक रही है। इन्होंने अपने एजेंडे को उस तरीके से ये लोग नहीं रख पाए जो इनका एक्चुअल में था। एक चीज ही तेजस्वी यादव की चली है, वो है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस पर भी काउंटर किया गया कि इतना बजट नहीं है, कैसे दोगे? इसका माकूल जवाब दिया जा सकता था। इस पर और भी तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से चीजें रखी जा सकती थी, इंपैक्टफुल रखा जा सकता था, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि महागठबंधन अगर ये कोई प्रॉमिस कर रहा है तो उसका क्या स्टेप है आगे। ये इतना नहीं देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में, आरजेडी में प्रवक्ता नहीं है, धुआंधार धुरंधर प्रवक्ता हैं, एक से एक प्रवक्ता हैं। अगर वो जब आते हैं, वो बोलते हैं तो बोलती बंद कर देते हैं, एक से एक उनके पास जवाब होते हैं। लेकिन क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं आया और सभी मुद्दों में उलझ गए, कुछ भी रीजन हो सकता है। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि चीजें ही इतनी थी। हर कोई ये चाह रहा था कि किस तरीके से हम सत्ता को मिले, हम सत्ता पे काबिज हो जाए, हमारे हाथ में सत्ता आ जाए। ये मेन फोकस था सबका, बजाय इसके कि यदि कोई आरोप, यदि कोई नैरेटिव सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से गढ़े जा रहे हैं तो उसको किस तरह से काउंटर करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ है ही नहीं,
आपको खुद पता है कितना मीडिया का कितना हिस्सा आपके साथ है, कितना नहीं है। मैं आपके साथ की बात में ये नहीं कह रहा कि मीडिया पार्शियल है, कि वो भाई सिर्फ आपकी चीजें दिखाएगा और सरकार की नहीं दिखाएगा, या फिर सरकार की दिखा रहा और आपकी नहीं दिखा रहा। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीजें किस तरीके से परोसी जा रही हैं, कौन लोग मेन स्ट्रीम में परोस रहे हैं, या आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। और किस तरीके से अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं या कोई भी बोलता है एनडीए की तरफ से, तो उसको किस तरीके से पेश किया जाता है। और यदि महागठबंधन की तरफ से कोई भी छोटी सी चीज निकल के आती है तो उसको किस तरीके से बड़ा बना दिया जाता है और उस नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बड़ा बना दिया जाता है। तो ये कमी रही थी जिसको कोई भी समझ रहे, मतलब मेरे को तो ये लगता है कि कांग्रेस को एटलीस्ट समझना चाहिए था। वो इसलिए समझना चाहिए था क्योंकि हरियाणा में इनके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और हरियाणा में किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी कि कांग्रेस की हार होगी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस अवेयर नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि फिर और अवेयरनेस के लिए कांग्रेस को क्या चाहिए। आई डोंट नो। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेके आते हैं, यानी कि वोट चोरी का एक बड़ा खुलासा करते हैं सेकंड मतदान से पहले। अब इसका क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर कोई मुझे बता दे कि जो हाइड्रोजन बम या राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया था हरियाणा के चुनाव को लेकर, वो उसका फायदा क्या मिला? किसी को कोई फायदा नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने ऐसे टाइम पे इसका खुलासा किया कि इसको लोगों तक पहुंचाने का टाइम ही नहीं मिला है। अब क्या है ना, कुछ पार्टियों को ये लगता है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पार्टियों को ये लगता है कि हम तो इतने फेमस हैं लोगों के बीच में और लोग हमारे प्रति इतने समर्पित हैं कि बस हम उनको बताएंगे ना कि देखो ये गलत हो रहा है, सारे के सारे उस तरफ भाग जाएंगे और बस वहीं पर ही गर्दा उड़ा देंगे, कहेंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे नहीं होता भाई। आपने लोगों तक मुद्दे पहुंचाए ही नहीं है। आपका सिर्फ ये कहने से कि वोट चोरी हुई है, कि एक विदेशी मॉडल की पहचान पत्र में यानी कि वोटर आईडी कार्ड में फोटो लगा के वोट दिया गया है, उससे ये कह के आप सिर्फ लोगों को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक चीजें सौंप रहे हैं, एक मुद्दा सौंप रहे हैं, उसके बाद वो भूल जाएंगे, क्योंकि 10,000 ज्यादा मायने रखते हैं बजाय इसके कि वोट किसने दिया है। ये कड़वा सत्य है और सच है, ये सच है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि अगर वहां पर ऐसी चीजें की जाएंगी, पैसे दिए जाएंगे वेलफेयर के नाम पे और चुनाव आयोग चुप रहेगा, तो भाई उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है, लगा लीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो आएंगे, ज्ञानेश कुमार बहुत अपनी मीठी मीठी और एकदम ऐसे शांत होकर, शांत स्वभाव में आकर अपना भाषण दे देंगे और चले जाएंगे। पीछे उनके सरकार बैठी बैठी है। अगर आप ये बता रहे हो कि कुछ चीजें हुई हैं, गलत हुई हैं, तो आपने उसके लिए क्या किया है? आप ये नहीं कह सकते हो। मैं राहुल गांधी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं इंस्टीट्यूशन नहीं हूं, मेरा काम है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के सामने सच रखूं और फिर लोग निर्णय करें। भाई लोग निर्णय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, वो सोच रहे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है हाइड्रोजन उस पे या जो भी चीजें मुद्दे चल रहे हैं वोट चोरी को लेकर, तो इस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन होता। इलेक्शन कमीशन अगर इसको सीरियस लेता तो इस पे कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन होता, लेकिन हुआ नहीं हुआ। और इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि भाई हम कोई बड़ा खुलासा करेंगे, हम कोई बड़े रैकेट का पर्दाफाश करेंगे। भाई आप कोई चीजें करोगे, आपके पास एक ही साधन है, एक ही हथियार है, या तो अभी जो डिजिटल मीडिया बचा हुआ है वो आपकी चीजों को बताए और दिखाए कि चलो ये विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, वो हम इस पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कितना सही है कितना गलत है। मैं एक फेयर तरीके से कह रहा हूं कि एक डिजिटल मीडिया अगर आपके मुद्दों को उठाएगा भी कि वो कितना सही है कितना गलत है, उसका देखने वाले वो लोग कितने हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि डिजिटल मीडिया में भी कन्वर्ट हो चुका है, वो वहां भी जगह बना रहा है अपनी, और ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में तो वो है ही है। अब वो आपके मुद्दों को कितना भाव दे रहा है? वो बहुत बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपका जो पूरा सिस्टम है, आपका जो सोशल मीडिया टीम है, आपके जो लोग हैं, वो लोगों को बताएं कि किस तरीके से वोट चोरी हुई है और कैसे वोट चोरी हो रही है। आप सड़कों पे आए, आप बताएं कि देखिए ये गलत हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि क्या गलत हो रहा है, और आप सड़कों पे आओ, आप सड़कों पे आकर लड़ाई लड़ो और बोलो कि भाई देखिए इस पार्टी ने और इस अमुक नेता ने, अमुक व्यक्ति ने ये बातें कही हैं, ये आरोप लगाए हैं, हम इनको सच मानते हैं, हमें भी लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। आप सरकार अपनी गिराइए और इस व्यक्ति को, इस पार्टी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये तो यही रास्ता है। इसके अलावा तो मुझे कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है जो आप सोच रहे होंगे। देखिए ये
चीजें कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो कांग्रेस को हर इलेक्शन में गिरा रही है। आप एक दो इलेक्शन को बीजेपी, कोई भी पार्टी इतनी बेवकूफ नहीं है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कि वो हर इलेक्शन में धांधली करेगी। वो नहीं करेगी। वो एक दो इलेक्शन को आपको जीतने देगी, अगर आप सच में जीत रहे हैं तो। अगर नहीं जीत पा रहे तो फिर तो वो ऑफकोर्स वो उन्हीं के खाते में जाएगा। लेकिन अगर आप सच में सही में जीत रहे हैं तो वो आपको एक दो इलेक्शन जीतने देगी। और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि कैसे लोगों तक मुद्दा पहुंचाया जाए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कैसे बने, वो सिर्फ ये कह के नहीं बने कि देखिए मैंने मुद्दा उठा दिया, अब आप डिसाइड करो। नहीं जी, उन्होंने बताया कि मुद्दा मैंने उठाया, मैं ही करूंगा, और ये मैं करूंगा आपके दम पे, आपकी बेस पे। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, एक बार मौका दो, और मैं ये आपकी जितनी भी चीजें उन्होंने इस जनता को बताई थी, मैं इन चीजों पे काम करूंगा, और ये चीजें मैं आपको जितना हो सकेगा जनता को वापस लाके दूंगा। ये प्रधानमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया था, और वो तभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये फैक्ट है, लोगों ने उन पे विश्वास किया था, ये फैक्ट है। उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी थी, उन्होंने जिस तरीके से अपनी चीजें सामने रखी थी, लोगों को विश्वास था कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो शायद लोगों के मुद्दों के ऊपर, जो लोगों की समस्याएं हैं उसके ऊपर काम करेंगे, लोगों को समझते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक सिर्फ राहुल गांधी के लोगों के पास जाने से, कहीं वो किसी मोर्चे के पास जा रहे हैं, कहीं वो मछुआरों के साथ जा रहे हैं, कहीं वो किसी और व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, और ये दिखाने से आप सिर्फ राहुल गांधी के दम पे इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। राहुल गांधी पूरा इलेक्शन तब तक नहीं जिता सकते हैं जब तक आपके मुद्दे, या जो भी राहुल गांधी चीजें कहते हैं, कोई भी पार्टी, मैं सबकी पार्टी कर रहा हूं, यहाँ एग्जाम्पल बेशक मैं राहुल गांधी का ले रहा हूं, जब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक उस पार्टी के मुद्दे लोगों तक ना पहुंचाए जाएं। और उस पार्टी के मुद्दे लोगों तक आपको खुद पहुंचाना होगा। मीडिया पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। मीडिया कैसे काम करता है ये आपको भी पता है, और एक आम इंसान को भी पता है कि मीडिया कैसे काम कर रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत भी समझता है कि कैसे भाई इतने सारे लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी है, कहाँ से उनके पास पैसा आता है, और आप तक कोई चीज पहुंचाई जा रही है, वो आपसे कितना पैसा ले रहे हैं, उससे उसका कितना खर्चा हो पाएगा, ये अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये तब जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप लोगों के जहन में ये बात पहुंचाएंगे, आपको हो सकता है वहां से काउंटर मिले, लेकिन आने वाले टाइम में उनको मजबूर होना पड़ेगा कि आपके मुद्दों को वो उठाएं, क्योंकि लोग चाहते हैं, लोगों को पता चलेगा। और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी मीडिया ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई वो पैसा तो चलो उनको कोई दे रहा है, कहां से आ रहा है वो छोड़ो, कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई जिन जनता के लिए वो काम करते हैं, उनसे उनको अगर ऐसा कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है तो वो उस पर ही काम करेंगे। वो अपना आइडिया चेंज करेंगे, वो चीजें चेंज करेंगे, सुधार होगा, लेकिन वो तभी होगा जब जो पार्टी या जो भी नेता है, मैं ये आरजेडी की भी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो ये इस पे अच्छा काम कर रही है, ये मानना होगा। बीजेपी बहुत अच्छे से समझ रही है कि सोशल मीडिया पे कैसे चीजें लाई जाती हैं और लोगों तक कैसे चीजें पहुंचानी है। अब आप ये मत कहना कि उनके पास संसाधन है, संसाधन उनके पास अब बने हैं। वो बहुत, मैं जब से बात कर रहा हूँ, जब से 2014 से बात कर रहा हूँ मैं, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए फाइट कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के हाथ में बहुत कुछ था, उस समय कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों तक बात पहुंचाई, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा खर्च किया हो। अब आप ये अलग मुद्दा बन सकता है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता, हर पार्टी एक नहीं हो सकती है, हर पार्टी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना पैसा खर्च कर दे। एटलीस्ट आप अपने कार्यकर्ताओं को तो कह सकते हैं ना कि आपकी बात जो है, पार्टी के जो मुद्दे हैं वो पहुंचाए। सोशल मीडिया पे आपको ट्वीट आप करने के लिए बिठाते हैं, आप करते हैं, कोई और करता है, सोशल मीडिया पे एटलीस्ट आप अपनी चीजों को ढंग से उठाएं। आप एक ट्वीट से, दो ट्वीट से, या ये कह के कि मैं तो चीजें रख रहा हूँ, जनता के हाथ में है, या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो करे या स्वतः संज्ञान ले, ये नहीं हो सकता है। और अगर हो भी गया तो इसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आप सोच रहे हैं कि आपके ये खुलासा करने से प्रभाव पड़े। तो ये सारी चीजें थी। बिहार में जो हुआ वो वहां की जनता ने निर्णय किया। अब इसे आप वोट चोरी में कह दीजिए या फर्जीवाड़े में कह दीजिए, फर्जीवाड़ा हुआ नहीं हुआ मैं बात उस पर नहीं कर रहा हूँ, वोट चोरी हुई या नहीं हुई मैं बात उस पर नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से कौन कैसे जीता मैं बात उस पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बात इस पे कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एग्जिट पोल में भी महागठबंधन को नहीं दिखाया गया स्ट्रॉन्ग, क्या रीजन था उसका? जबकि एग्जिट पोल तो इलेक्शन के बाद आते हैं ना, तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पर सभी को जितने भी आने वाले टाइम में इलेक्शन है उन पे सोचना पड़ेगा। छोटे छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी।
छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। बीजेपी उस चीज पे अच्छा काम कर रही है, उसका उनको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सारी सीटें फर्जीवाड़े से जीत रही हैं। आपकी बात अगर कुछ हद तक मान भी लें तो वो कुछ सीटें जीत सकती हैं, लेकिन बीजेपी लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही है। और जिस व्यक्ति को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर वो ये जानता है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, अगर वो ये लाइन बोलता है, तो ये एक तरीके से एक बड़ा आईना है उन पार्टियों के लिए, उन नेताओं के लिए जिनको लगता है कि हम तो इतने बड़े हैं, हम तो एक बात बोलेंगे और लोग इस तरीके से फिर हमसे चिपट जाएंगे, नहीं 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 सब बंदे आप अच्छे। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है जरूर बताइएगा। यदि आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखते हैं वॉइस अप के नाम से, तो प्लीज उस पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखता हूँ। मेरा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट रह सकते हैं। वहां पर आपको जितनी भी चीजें मेरी होती हैं वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।